रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से मिला, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। दिन खैरियत से गुजरे। इसके साथ साथ जी आज इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है और इसकी वजह यह है कि नौजवानों का दिन, नौजवान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान में तो वैसे भी मोर देन 60% नौजवान हैं, तो फिर पाकिस्तान का रोशन इंशाल्लाह मुस्तकबिल ज़रूर होगा। बिल्कुल, यूथ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि डायरेक्शन सेट की जाए, यूथ को बताया जाए कि उनमें पोटेंशियल है, तो क्या क्या प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर वो उसको अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि हमारी यूथ चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। सो कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम्स डेवलप ज़रूर होने चाहिए कि उनको चैनलाइज किया जा सके, उनको बाकायदा डायरेक्शंस बताई जा सके, ताकि वो जिसे कहते हैं ना लॉस्ट इन द वंडर के बस घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नहीं समझ आ रही क्या करना है। कोई शक नहीं है, आपका यूथ जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। जैसे पाकिस्तान में बात की जाती है कि पाकिस्तान में अगर इतनी ज़्यादा तादाद में 65% ज़्यादा अगर यूथ है और 30 के अराउंड 30 से नीचे ये सब फिगर होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अगर आप इनको चैनलाइज करें, सही डायरेक्शन दें, तो फिर मुल्क में बहुत ज़्यादा आगे तरक्की भी हो सकती है और इसके अलावा आपका रोशन मुस्तकबिल इनके साथ जुड़ा हुआ। बिल्कुल। एंड ऑन अ लाइटर नोट, इसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं होती है, तो वी आर पार्ट ऑफ यू। मैं ऑफिशियल वैसे तो 70 साल में भी यूथ अब लेके चली जाए, वो तो एवरीबडी कम्स अंडर दिस ब्रैकेट। मतलब मैं बिल्कुल एज ब्रैकेट नहीं दे रही हूं, दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है। सब इसी ब्रैकेट में आते हैं, मैं तो ये समझती हूं। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एनीवेज जी, हम यूथ डे के हवाले से तो बात कर रहे थे, लेकिन आज का प्रोग्राम क्या रहेगा और क्या क्या टॉपिक्स होंगे वो आपको बताएंगे। और आज के प्रोग्राम में जैसे हम अपना पूरा रन डाउन बता देते हैं पूरे प्रोग्राम का कि क्या क्या हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जी, पीडीएम एक बार फिर बेदार हो रहा है। अशरफ गनी ने अफगान आर्मी चीफ को बरतरफ क्यों किया? कोरोना की शरह फिर बढ़ने लगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अपोजिशन खौफजदा क्यों है? और मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद। जी, तो ये थी टॉप स्टोरीज और इसके साथ साथ जो कि कल काफ़ी ज़ेर बहस रहा, एक दफ़ा फिर इजलास हुआ, एक दफ़ा फिर अहम मीटिंग हुई पीटीएम की। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन मौजूद थे और ऐसा लगा है कि दोबारा से कई लोग कह रहे थे कि पीटीएम ने अंगड़ाई ली है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स सी आगे क्या होता है जी। फिलहाल तो 29 अगस्त की डेट दे दी गई है कि 29 अगस्त तक डिस्कस करें इसको, जितना करना है, जितने प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है या जवाब देना है। कराची में जलसा होने जा रहा है जी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं। अंजुम साहब, ये जो पीडीएम का जलसा होने जा रहा है 29 को, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि ये होगा भी या नहीं, क्योंकि पहले भी इससे अनाउंसमेंट्स हुई हैं कुछ जलसों की, लेकिन वो कैंसिल हो गए। क्या आपको लग रहा है कि ये दोबारा से जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है ये कहीं जोर पकड़ पाएगी? देखिए, हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोर तो जिस दिन उन्होंने 29 अगस्त का जलसा अनाउंस किया, तहरीक तो शुरू हो गई ना, लोग दोबारा से एक्टिव हो गए। और ठीक है कि आप जिस पर ये बहस कर सकते हैं कि ये जो तहरीक है पीडीएम में शुरू की है, इससे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी या नहीं गिरेगी, ये तो दूसरी बहस है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हुकूमत दबाव में आ गई है, हुकूमत परेशानी में मुब्तला हो गई है, हुकूमत जो है वो बैक फुट पे खेलने पे मजबूर हो गई है। हुकूमत को ये दबाव जो है बड़ा अजीब है। देखो, उन्होंने सेलेक्ट किया कराची को। कराची में पहले ही इमरान खान दबाव में है, क्योंकि कराची की आवाम से इमरान खान ने वादा किया था कि वो ट्रांसपोर्ट देंगे, वो उनको पानी देंगे, वो उनको सीवरेज देंगे, वो उनको सड़कें देंगे, लेकिन अभी तक वो किसी उसमें कामयाब नहीं हो सके। अब सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर जो जलसा है उसमें पीडीएम, एक तो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, उसमें नूरानी साहब की जमात है, उसमें मुस्लिम लीग नून है। जब जमातें इकट्ठी होती हैं तो आवाम के अंदर उस इत्तेहाद का एक मॉरल लेकिन होता है। मोरल जो आप कह रहे हैं कि बहुत मोरल भी हाई है और फॉलोअर्स का भी, लेकिन बात तो ये की जा रही है कि एएनपी और पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम के वो पावर्स नहीं रही हैं। उस तरह फिर आपने कराची जाना है, आपने वहाँ पर इम्पैक्ट डालना है, वो बात नहीं है उस तरह से, खास तौर पर ऐसे एरिया में जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है और तो फिर वो इम्पैक्ट पड़ जाएगा जो आप कह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो देखिए, आपने कहा वो पावर उस तरह से नहीं है। उस तरह से अगर आप ये समझ रहे हैं कि जलसा होने से और जलसे ज़्यादा होने से हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, तो वो शायद हुकूमत ना गिरे। लेकिन हुकूमत जो है वो पहले ही कराची में दबाव में है। हुकूमत जो है कराची में एक
अपनी जीती हुई सीट हार चुकी है। अगले इलेक्शन में अगर वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और पीडीएम के इकट्ठा होने से, जमातों के इकट्ठा होने से अवाम के अंदर जो है वो एक मॉरल बूस्टअप होता है और इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ जो है वो मोबिलाइजेशन ज़्यादा होती है। और पीटीआई के खिलाफ अगर मोबिलाइजेशन बढ़ती है, कराची में जलसे की वजह से लोग एक्टिव होते हैं, तो इमरान खान कमज़ोर होगा कराची में। कराची से इमरान खान ने जो 14 सीटें ली हैं, वो सीटें अगर कम होती हैं तो अगले इलेक्शन में इमरान खान का जीतना जो है वो भी डावाडोल हो जाएगा और एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इमरान खान के आइंदा फ्यूचर पे। एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो जाहिर है पीडीएम का पड़ेगा, लेकिन वो इम्पैक्ट जो पहले जेरे बहस था कि गवर्नमेंट ही उलट जाएगी, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अंजुम साहब, जैसे आपने कहा कि मुश्किल हो जाएगा ये 14 सीटें जो निकाली थी उसमें इजाफा करना, बल्कि शायद कमी हो सकती है, लेकिन पीटीआई काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और कल तो ऑपोजिशन लीडर ये कह रहे थे कि हमने जो 1100 अरब रुपए का प्लान अनाउंस किया उस पर काम ऑलमोस्ट हो भी गया है, आपको नजर भी आना शुरू हो जाएगा। बहरहाल वो तो बात नहीं है, बहस भी नहीं है। पीडीएम चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं है पीडीएम का हिस्सा, लेकिन बैकडोर राब्तों की खबरें सामने आई हैं। और अभी भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पंजाब और मरकज़ में इन हाउस तब्दीली आ सकती है, नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, इनको हमारे साथ ऑन बोर्ड आना चाहिए। देखिए, एक बात यह है कि अगर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मुस्लिम लीग नून शुरू करती है ख़ास तौर पे और पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करती है, तो यकीनन हुकूमत के लिए एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी और वो ख़तरनाक सूरत हाल हुकूमत को जो है वो बिल्कुल हिला के रख देगी और एक बड़ा झटका, एक बड़ा पंच होगा। अब बात यह है कि पंजाब में कम से कम जो है वो 22 से 25 सीटें चाहिए मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास हैं, अगर साथ दे दें तो हैं हमारे पास सीट्स, तो वो कह रहे हैं बस 2-4 का फर्क है, वो तो पूरा कर लेता अगर प्रेशर रखे। लेकिन इसके लिए आपको इन हाउस तब्दीली के लिए माइंड बनाना पड़ता है, जो कि नून लीग नहीं तैयार है। सबसे बड़ा इशू तो ये है ना, जो पार्टी जिस पर बात कर रही है। नून लीग जो है वो राना सनाउल्लाह ने कल कहा है कि नून लीग इसके लिए तैयार है और नून लीग समझती है कि अगर पंजाब में पीटीआई की हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया जाए, हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, तो विफाक में इमरान खान की हुकूमत भी मौजूद नहीं रहेगी या कम से बहुत बड़ा झटका पड़ेगा और उस बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ेगा और अगले इलेक्शन में इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने तो टेलीविजन पे आके इस बात का इजहार किया है कि वो तहरीक अदम लाना चाहते हैं और वो, लेकिन उन्होंने कल राना सनाउल्लाह ने ये भी कह दिया कि ऐसे शोर मचा के ये तहरीकें कामयाब नहीं होती हैं, सोचना पड़ेगा, पार्टी को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो दोनों साइड पे खेल रहे हैं, कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दिया नून लीग ने। और वही बात कि नून लीग शायद चाहती भी नहीं है कि एक और सुबकी का सामना करना पड़े, ऑल्दो उनके पास नंबर्स बहुत ज्यादा है पंजाब में, लेकिन नंबर पूरे ना हो सके तो फिर ऑब्वियसली 2 सीटों से भी रह गए तो फिर सारी तहरीक तो दम तोड़ गई ना। नहीं, दम नहीं टूटेगी। अगर 2 नंबरों से रह गई तो इमरान खान के लिए एक झटका होगा। इमरान खान की जो वो तख्त लाहौर है वो एक दफ़ा डगमगा जाएगा और इससे इमरान खान एक प्रेशर में आ जाएगा। इमरान खान साहब को झटका तब नहीं लगा था जब अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ डिस्कस हुई और वो जीत गए, तब भी वो इतने कंफ्यूज नहीं लग रहे थे, ये वाज कॉन्फिडेंट। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ऑपोजिशन की बातें हैं, क्योंकि 10, 15, 20, 25 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन फिर कुछ सामने भी नहीं आता। तो ये पॉलिटिक्स है, यू नेवर नो टिल द एंड कि क्या होने जा रहा है। शेख रशीद ने जैसे कहा कि जो मर्जी कर लें, 5 साल पूरे करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया इमरान खान मुकद्दर के सिकंदर है, कुछ नहीं होने वाला, 5 साल भी, और अगले भी शायद वो तो बातें कर रहे हैं कि अगले भी 5 साल होंगे। देखिए, आप उलट बात कर रहे हैं। शेख रशीद साहब और तहरीक इंसाफ के दूसरे लीडर जो हैं वो पीडीएम के इस जलसे के ऐलान पर और तहरीक अदम एतमाद के ऐलान पर जो उन्होंने रिएक्शन दिया है, वो उस रिएक्शन में और उस एक पेन नजर आ रही है, उस रिएक्शन में एक दबाव नजर आ रहा है। There is always a reaction, अंजुम साहब, हमेशा होता है। वो अगर पॉलिटिक्स ऑपोजिशन कर रही है तो गवर्नमेंट को मौका मिल जाता है, फिर वो भी चाहे स्क्रीन टाइम लेना हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, वो भी सामने आके जवाब देते हैं। गवर्नमेंट के लिए मुश्किल तो हो जाएगा ना कि अपने आप को डिफेंड करे, तहरीक अदम एतमाद से बचाए, और तहरीक अदम एतमाद होगी तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। एक गवर्नमेंट के लिए एक परेशानी है और अपोजिशन के लिए एक अवाम की मोबिलाइजेशन है, और वो जो वोट बैंक है उसका जो डिवीजन है उसका डामाडोल होना जो है वो एक नेचुरल सी बात है। गवर्नमेंट ट्रबल में जाएगी, गवर्नमेंट परेशान होगी, गवर्नमेंट पे दबाव आएगा और गवर्नमेंट जो है वो नुकसान में जाएगी अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर जो है तरीके। आपको लग रहा है कि कामयाब हो या ना हो, मजीद प्रेशर में आ सकती है, आपको ये लग रहा है तो ठीक है। लेकिन दूसरी जानिब जो कि हमने पीडीएम की तो बात की कि पीडीएम तो प्लान बना लिया है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कल बात हो रही थी कि वो भी शायद
अभी वापसी के हवाले से कुछ नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स उनकी भी आ चुकी हैं कि डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र करने से मना कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें एक तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग जो भी प्लान बनाती है, लेकिन इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि हम लोग यहीं पर रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे, और उन्होंने तो कल बावलपुर में ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने अब मुश्किल वक्त निकाल लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं तरक्की की तरफ। रिकॉर्ड नंबर्स में लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बाइक्स खरीद रहे हैं, अब किसानों को हमने बहुत सपोर्ट किया है। तो ये बातों से आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बड़ा है इमरान खान साहब? नहीं, देखिए जो है वो 1,50,000 मोटरसाइकिलें ज़्यादा या कम बिक जाना जो ना, इससे आप पाकिस्तान की उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप खुद अबूज़र और सिमल, आप दोनों यहाँ रहते हैं, शहर भी रहते हैं, आपको अंदाज़ा कि गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, माशी दबाव की वजह से, माशी कसम पुरसी की वजह से जो इस मुल्क के अवाम की हालत है वो बहुत बुरी है। बहुत बुरी नहीं, बहुत शर्मनाक है। लोग बहुत ज़्यादा माशी दबाव में हैं और लोगों का माशी दबाव जो है वो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है और इस माशी रिलीफ नहीं मिल रहा। अब इसमें यह कह देना कि जनाब 4% जो है वो ग्रोथ हो रही है, 4% ग्रोथ हो रही है, लेकिन 4% ग्रोथ जो है वो कुछ भी नहीं है। जहाँ 3% जो है और 4% आवाम की आबादी बढ़ रही हो, जहाँ तादाद बढ़ी, वो ग्रोथ तो कुछ चीज़ ही नहीं है। हमें तो बहुत बड़ी 15-20 या कम से कम 10% या 8% ग्रोथ हो तो हम कहेंगे कि अगले 10 साल में जाके कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो 4% ग्रोथ है, इससे आवाम की कसम पुरसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अंदाजा नहीं है, आप तो बहुत खुशहाल लोग हैं, अवाम बहुत परेशान है। और जो 30,000 रुपए लेता है, जो 50,000 रुपए तनख्वाह लेता है, उसके बच्चे रोटी पूरी नहीं खा रहे। अंजुम साहब, और ये बात जब हुकूमत की तरफ से ना समझी जाए तो अफसोस होता है। जैसे कल खान साहब ने कहा कि लोग गाड़ियां ज़्यादा ले रहे हैं, तरक्की हो रही है, मुल्क सही सिमत में जा रहा है। एक और MNA साहब हैं, वो हमारे शो में भी आए थे, तो उन्होंने कहा आप देखें शॉपिंग मॉल्स में कितना रश है, आप देखें टूरिज्म लोग कितने करने जा रहे हैं। वाई दे आर लुकिंग एट रॉन्ग प्लेसेस? उनको वो 40% 30% गरीब लोग क्यों नजर नहीं आ रहे? क्यों वो तबका नजर नहीं आ रहा जिसकी 2 वक्त रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है? फिर हम कहते हैं हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर हम वो तमाम अजनास जो हम पैदा कर सकते हैं बाहर से मंगवा लेते हैं, वो चाहे चीनी हो, गंदम हो या आटा हो। भाई तकरीबन 40% से 50% लोग ऐसे हैं जिनकी रोटी खाना पूरा नहीं होता। उनके बच्चे जो हैं वो कम खाने की वजह से, कम सहूलतों की वजह से जहनी और जिस्मानी तौर पर और समाजी तौर पर माजूर हो रहे हैं। वो उनकी ग्रोथ नहीं पूरी हो रही, ये सच है। और आप यकीन जानें कि गुर्बत का हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है पाकिस्तान में। बहुत प्रेशर में। अब 10% लोग होंगे पाकिस्तान में जो 1 लाख या 10 लाख के दरमियान तनख्वाह ले रहे होंगे, लेकिन बाकी लोग तो 50,000, 60,000, 30,000, 20,000 ये तनख्वाह ले रहे हैं। 20,000 और 60,000 40% तो वो लोग हैं जो 20,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं। मतलब वो तो बिल्कुल ही गुर्बत की, जो 20,000 रुपए नहीं कमाता, जो एक मजदूरी फिक्स की है आपने, आप सोचें जो एक मजदूरी फिक्स की है आपने पेपर्स में, वो मजदूर को नहीं मिलती है। उसकी दिहाड़ी लगी तो लगी, नहीं लगी तो घर में फाका चलेगा। अब मुझे बताओ, जिस मजदूर के या जिस आदमी के बच्चों के पास पूरे जूते नहीं है, जिसके पास पूरे कपड़े नहीं है, स्कूल की फीस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है और प्रॉपर इंसानों रहने वाला घर नहीं है, तो वो कैसे, वो उसकी क्या हालत है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अंजुम साहब। और जब भी हम ये बात करते हैं, आपने एक जिक्र किया कि गरीब का बच्चा 2 वक्त की रोटी पूरी तरह से नहीं खा पाता है, कम खाने की वजह से जहनी और जिस्मानी तनाव का शिकार है। तो मेल न्यूट्रिशन जिसे कहा जाता है, खान साहब की पहली स्पीच वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इट वाज वन ऑफ द मेन पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया था, लेकिन हम क्या किया, कुछ नजर नहीं आता। सो जी अब बुनियादी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की माशी हालत को बेहतर करे। पाकिस्तान की माशी हालत दुनिया के बदतरीन ममालिक की में शामिल होता है माशी तौर पर। और क्योंकि GDP नहीं ग्रोथ कर रही है, उसमें से परफॉर्मेंस नहीं है, 40% गुर्बत में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली परेशानी में है, सब लोग खर्चे नहीं पूरे। और आपकी जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो 20% के करीब जा रही है, डबल फिगर्स में हर वक्त रह रही है। तो ऑब्वियसली इसका इसमें ये कहना है कि 4% ग्रोथ आ, बहुत बुरे हालात है, शर्मनाक हालात। गरीब आदमी के लिए कोई खुशी और उम्मीद का बायस नहीं है। मेजॉरिटी के लिए खुशी की बात नहीं है। मेजॉरिटी पाकिस्तान की जो है वो कसम पुरसी में और बड़ी जिल्लत हमें जिंदगी गुजार रही है। जिल्लत हमें जिंदगी गुजार। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। लम्हा फिक्रिया तो गवर्नमेंट के लिए है ही कि वो किस तरह से सोचे और कैसे एक सिस्टम डेवलप करे जिसमें सब लोग ये जो 4% का नकारा बजाया जाता है उससे फ़ायदा भी उठाएं, उम्मीद भी लगाएं और शायद हालात बेहतर भी हो जाए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़न, पाक अफगान ताल्लुकात और अफगानिस्तान की इंटरनल सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। कल की अहम और बड़ी खबर यही रही कि आर्मी चीफ को वहाँ पर अफगान सदर अशरफ गनी ने ओहदे से हटा दिया और उसके बाद जैसे जैसे तालिबान पेशरफ्त कर रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों पर कब्जा कर रहे हैं और एक अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक, एक हसास अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिनों में 9 स्टेट्स यानी कि 9 प्रोविंसेस पर वो कब्जा कर चुके हैं। तो ये है सूरत हाल। एक तो आर्मी चीफ को दूसरी दफ़ा चेंज किया गया गुज़श्ता कुछ अरसे में, और इसके अलावा जो पेशकदमी है बड़ी तेज़ी से चल रही है। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। तमाम स्टेक होल्डर इस पर परेशान भी हैं कि किस तरह से मैनेज किया जाएगा। वहीं पर हमने देखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बैरूनी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें हैं, वो इसको इस्तेमाल कर रही हैं। ऑल्दो पाकिस्तान ने ये स्टांस ले लिया कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं है और पाकिस्तान वही चाहता है जो अफगान चाहते हैं, जो वो चाहेंगे उसी में पाकिस्तान जो है उसने सोचा है कि हमने यही करना है जो अफगानिस्तान वाले लोग चाहते हैं। तो इसमें पाकिस्तान की तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान क्लियर है, लेकिन शायद इंडिया और पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो इसमें क्लियर नज़र नहीं आती। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं और इस तमाम सूरत हाल पर वो उनसे उनके कमेंट्स लेंगे। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ को हटा दिया गया, दूसरी तरफ दोहा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब और अफगान हुकूमत की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर होती भी नज़र आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए 9 प्रोविंसेस अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो किस स्पीड से फॉलिंग लाइक 9 पिन्स। तो आर्मी चीफ की बरतरफी जो है वो तो बिल्कुल लॉजिकल बनती है, क्योंकि फौज किसी जगह सरेंडर कर रही है, कहाँ पे वो खुद ब खुद अपना इक्विपमेंट हैंड ओवर कर रही है तालिबान को और उनको ज्वाइन भी कर रही है। तो लिहाजा ये एक तो टोटल केओस नज़र आता है, लैक ऑफ कमांड एंड कंट्रोल है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि 20 साल अमरीकी रहे नेटो फोर्सेस, उन्होंने बड़े अरबों डॉलर किए कि जनाब पंप इन किया अफगानिस्तान में कि हम इनको अफगान आर्मी को ट्रेन करेंगे, उनको इक्विप करेंगे और एक अच्छी फाइटिंग फोर्स जिस तरह के फौज को होना चाहिए उसमें तैयार करेंगे। लेकिन आप देखें कि उनको ब्लेम तो वैसे वो हमें करते हैं, लेकिन अफगान आर्मी के क्रम्बल करना तो ये अमेरिकन को खुद भी सोचना चाहिए, नेटो फोर्सेस को, कि वो सारा मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन वाकई बहुत क्रिटिकल है, अमेजिंग स्पीड से वो आगे बढ़ रहे हैं। और बात सारी ये है कि देखें, हमें ये ब्लेम करते हैं कि ये जो हालात हैं उसके जिम्मेदार पाकिस्तान को पे ब्लेम डाला जा रहा है, लेकिन जब अमेरिका खुद B-52 बॉम्बर्स के साथ वहाँ पे जाके तालिबान पे बॉम्बिंग करेगा और ड्रोन स्ट्राइक्स करेगा, तो जाहिर बात है वायलेंस में एस्केलेशन तो आएगी। और फिर तालिबान जो, क्योंकि ये तो वो अपना एग्रीमेंट है तालिबान के साथ जो वो वायलेट कर रहे हैं, अमेरिकन ने किया, तो एक तो वो इशू है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अफगान लीडरशिप जो है वो नहायत गैर जिम्मेदाराना उनकी अप्रोच है। उनको जो अफगान पॉलिटिकल लीडरशिप को फैसला करना है कि क्या वो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, जंग चाहते हैं, खूनरेजी चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अभी तो ये लग रहा है कि जिस तरह वो अमन नहीं चाहते, वो खूनरेजी चाहते हैं अफगानिस्तान में। देखे ना, जो एक मैच्योर और जिम्मेदार लीडरशिप हो, जिनको अफगान अवाम की परवाह हो, उनकी फलाह व बहबूद का, और जो 40 साल से जंग वाले हालात में पूरा मुल्क जो है, तो उनको तो चाहिए था कि वो पहले दिन अफगान तालिबान ने कितनी तवक्का है कि जनाब हम डायलॉग के लिए हाजिर हैं, लेकिन बैठ के बात सीज फायर हो, लेकिन वो इस तरफ आ ही नहीं रहे। अशरफ गनी और उनके जो बाकी लोग हैं, बिल्कुल सही आपकी बात है कि इस तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या वजह लगती है कि 2014 में अमेरिका ने ऐलान कर दिया था ग्रेजुअली वो निकल जाएंगे, और इसके अलावा हज़ारों अरब रुपया जो है अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया गया नेटो फोर्सेस या फिर अमेरिका को डायरेक्टली देखें इन्वॉल्व रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अशरफ गनी और इस तरह के जो कायदीन है वो तैयार नहीं थे, या इंटेंशनली वो तैयार नहीं हुए ताकि ऐसी सिचुएशन आए ना कि कभी ये फोर्सेस जाएं और इस तरह उनके ऊपर तमाम बोझ आ जाए? बिल्कुल, देखिए अशरफ गनी और अब्दुल्ला जब गए हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन को मिलने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने यही कहा था कि जी आप अभी ना जाएं, आप ठहरें। इन्होंने शुरू से इनकी पोजीशन ये रही है कि अफगान अमरीकी फौज जो है उनका इनखला नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिवली होना चाहिए, क्योंकि ये इनको मालूम था कि अफगान नेशनल आर्मी जो है ये तमाम मामलात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात को नहीं देख सकेगी, और इनकी अपनी पोजीशन जो है वो कमज़ोर थी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जितने अरबों डॉलर वहाँ पे आए जो अफगानिस्तान की इकॉनमी के लिए, उनको बजटरी सपोर्ट, उनकी गवर्नेंस के लिए, उनके इदारों को खड़े करने के लिए, तनख्वाहें और ये तमाम चीज़ें, तो इसमें से बड़ी
मैं समझता हूँ एक परसेंटेज जो है जो कि इन्होंने करप्शन से स्किम ऑफ की है। और आप देखें जो कुछ वीडियोस आ रही हैं, जो कुछ अफगान लीडर जिसमें मार्शल दोस्तम और ये लोग भी शामिल हैं, उनके जो पैलेसेस दिखाए जा रहे हैं, तो वो तो अपने पैलेसेस बना रहे थे, यकीनन बाहर भी उन्होंने ये सारा पैसा लेके गए हैं। और अफगान आवाम जो है इस वक्त उनकी हालत देखें, वो उसी तरह गुर्बत में जो है वो इन्वॉल्व। जी जी। और ब्रिगेडियर साहब, कल ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा कि ऐसा लग रहा है सिचुएशन देखते हुए कि दे वर नॉट रेडी, और अशरफ गनी साहब डिडंट वांट अमेरिका टू लीव, और वो शायद अभी भी चाह रहे हैं कि अमेरिका वापस आ जाए, इसलिए ये तमाम खाना जंगी की सूरत हाल भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान जो पेशरफ्त कर रहे हैं, अब वो काबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रह गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो पश्तून मेजॉरिटी एरियाज हैं वहाँ से उनको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, वो ईजिली उसको ओवरकम करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान जिस तरह से स्टैंड लिए हुए है, पोजीशन लिए हुए है, क्या आपको लग रहा है कि इट्स स्ट्रांग इनफ और दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि वी हैव नो इंटरेस्ट कि इंटरनली अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हमारा अपना स्टांस और स्टैंड बड़ा क्लियर है? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे आर्मी चीफ, इतने फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ इंटरेक्शन है, अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ, उसके बाद जितने मीडिया डेलीगेशन यहाँ से आ रही है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान से जो अभी एक मीडिया डेलीगेशन आया है, सबके सामने तो हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हमने बिल्कुल इस अफगान कॉन्फ्लिक्ट में कोई पार्टी नहीं बनना, बल्कि हम तो सबसे ज्यादा पेश हैं कि जनाब किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, पीस प्रोसेस आगे चले, और ये खून रेसी और वायलेंस जो है ये मामला होने ही नहीं चाहिए। जी। लेकिन बात यह कि अशरफ गनी के पास दो क्रचेज हैं, और एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ इंडिया है। वो इन दो क्रचेज को अब जो है वो छोड़ना नहीं चाहता, और दोनों जो है मैं समझता हूँ कि उनमें वो सिंसेरिटी नहीं है कि अफगानिस्तान में एक पीस प्रोसेस जो है वो अपने मकसद ये जब तक पहुंचे। और मैं ये आप देख लें, अभी भी दोहा में 2 सेशन चल रहे हैं, एक तो वो जो कि अफगान तालिबान और अपना अब्दुल्ला और ये अशरफ गनी के जो कुछ लोग हैं उनके आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, और पाकिस्तान, यूएस, चीन और अफगानिस्तान हमारे भी वहां पे दोहा में हाई लेवल मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये क्या शो करता है कि पाकिस्तान इज वेरी सिंसियर, और हमने जिस तरह बॉर्डर्स को ब्लॉक किया हुआ है और बिल्कुल डबल फेंसिंग, ये तमाम चीजें कि जनाब कोई यहाँ से जाएगा ना वहां से कोई इधर आने की इजाजत दी जाएगी। मैं बात करूं दहशतगर्दों को और इस किस्म के लोगों की, लेकिन इंडियन जो है उनका रोल आप देख रहे हैं, अफगान इंटेलिजेंस सारी इनकी कोलिजन है अफगानिस्तान इंडिया की, और ये आप देख रहे हैं कि वो हालात जो हैं वो सही नहीं होने दे रहे, और ये अफगानिस्तान को खाना जंगी की तरफ वो ले जाने में कामयाब हो गए हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट कामयाब होने के बाद भाग रहे हैं वहां से ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल भाग रहे हैं, अपने कांसल खाने छोड़कर जा रहे हैं। जी, भाग भी रहे हैं, और उनके अब तो जो एक मैं इंपॉर्टेंट बात कह दूं, पहले तो अमरीकियों ने कहा था कि जी तकरीबन 6 महीने जो हैं लगेंगे कि ये काबुल विल फॉल टू दी अफगान तालिबान। तो कुछ दिन दिए, कल से उनकी सस्पेंड आ गई, उन्होंने कहा जी अभी भी वो कह 90 दिन, मैं समझ तो 90 दिन की 8-9 हफ्ते की बात रह गई है। अब ये पेशरफ तो अपनी जगह के कितने दिन लगेंगे, लेकिन असल इशू इस वक्त पाकिस्तान को ये हो चुका है, जो कि कल फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है कि हमने अपना स्टांस तो दे दिया कि पाकिस्तान को कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन भारत, इजराइल और दीगर बैरूनी जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर लड़ रही हैं। 37 लाख ट्वीट्स हुई हैं गुज़िश्ता चंद अरसे में, पाकिस्तान के खिलाफ 150 ट्रेंड्स चलाए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सैंक्शन पाकिस्तान टेररिज्म के साथ जोड़ा गया, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कि अफगानिस्तान में शायद हमने ही सब कुछ कर दिया है, इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है। इसको कैसे हम जवाब दे सकते हैं, इसका क्या रिस्पांस है? अगर इस तरह से ताकतें हमारे खिलाफ ट्रेंड चलाएंगी, सोशल मीडिया इंपैक्ट डालने की कोशिश करेंगी, फिर हम भी ट्रेंड चला रहे हैं 2 दिन से, ब्लेम गेम ऑन पाकिस्तान, और अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि कितने अरसे से ये पाकिस्तान के खिलाफ ये साइकोलॉजिकल वॉर जो है, और जो फेक हैशटैग्स और ये तमाम चीज़ें फेक नैरेटिव आ रहे हैं, और इसमें क्लियरली पता लग रहा है कि अफगानिस्तान इंटेलिजेंस और इंडियन इनकी कोलिजन है। और अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे 2 वज़रा ने खुल के ये बात कह दी है कि इसराइल की तरफ से इसराइल की को भी मुलव्वज़ है, और ये थ्रेट है टू आवर सिक्योरिटी। देखिए इसराइल यूएई में आके बैठ गया है, और जाहिर बात है कि अब वो भी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इस इलाके में कर रहा है, और ये बिहाइंड द सीन वो रूल आउट नहीं कर सकते। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो 5th जनरेशन वॉर है, कि भरपूर कैंपेन है। मुझे खुशी इस बात की है कि अब हमारी भी
रेस्पेक्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अब ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अब ये भी फॉरेन ऑफिस भी और मुतहर्रिक हो गया, हमारी मिलिट्री लीडरशिप वो सब इकट्ठे बैठ के, और मेरा ख्याल है इसके रिस्पॉन्स जो है पिछले 3 दिन से पाकिस्तान की तरफ से भी अब आ रहा है। हमारे जितने टूल्स हैं ऑन द सोशल मीडिया, सरकारी या गैर सरकारी, और भरपूर जवाब दिया जा रहा है ताकि दुनिया को बताया कि ये सब फेक नैरेटिव्स हैं, अनजस्टिफाइड है। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट जिसको कहते हैं सपोर्टर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, और मेरे ख्याल दुनिया ये बात समझती है। लेकिन ये सोशल मीडिया की जंग जो है, इसमें अफसोस की बात यह है कि ये जो पीटीएम है, पश्तून सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसको अफगान इंटेलिजेंस की बैकिंग है, इंडियंस की बैकिंग है, वो भी इसमें शामिल है। और आपको पता है इसमें ज़्यादातर वो अफगान रिफ्यूजीज हैं जो यहाँ पे आके सेटल हुए हैं। और दूसरा, कुछ जब ये बात आई है कि कुछ एक दो कोई पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी बीच में आए हैं जो नहायत अफसोसनाक है, और डिसिडेंट्स हैं जो बाहर पाकिस्तानी डिसिडेंट्स बैठे हुए हैं, तो एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड कैंपेन नजर आ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसका एक ही हल है, और जो हमने शुरू कर दिया है और पहले भी हो रहा था, भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया है। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चाहिए कि कुछ अरसे के लिए ये पॉलिटिकल टॉक शो ये जो है, ये ठीक है, ये तो मामला चलता रहेगा, इसको भी थोड़ा हम कम करें, और जितने अंग्रेजी में प्रोग्राम हो सकते हैं, जितने अफगानिस्तान पे प्रोग्राम हो सकते हैं, पाकिस्तान मीडिया उनको करे, प्राइम टाइम पे करे, बाकी ट्रांसमिशन में करे, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, ताकि दुनिया हमें सुने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया आप हमें सुने और हम दुनिया के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करें। लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की फेवर में होगा, अफगान सिचुएशन डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि सच दिखाना है, और असल में जो वहाँ पर सिचुएशन है और पाकिस्तान का किरदार क्या है, ये हमने दुनिया को वरना तो इंडियन चैनल्स ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फेक वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर अपने ही सबूतों की मलबे तले दब कर झूठ का पलंदा भी खोल कर जाते हैं। ट्रू, और ये देखना होगा पाकिस्तान को भी भरपूर, इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया और अवाम जो है वो अपना किरदार अदा करे, पॉजिटिव किरदार अदा करे। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को इस वक्त 5th जनरेशन वॉर का भी सामना है और इंटरनेशनल प्रेशर का भी सामना है, तो इसका एक ही हल है कि पाकिस्तानी अवाम मुतहद होकर पाकिस्तान के लिए लड़े, इस वक्त पाकिस्तान के लिए बात करे और आपस के जो इख्तलाफात है इस वक्त दूर कर दिए। बिल्कुल, वो एक नारा है ना, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा फेमस, और हम सबका नारा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये हमारी दुआ भी है, हमारी इंटेंशंस में शो भी होना चाहिए। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जनरली हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हमने महंगी तरीन मोमबत्ती आपको दिखाई, महंगी तरीन आइसक्रीम, महंगा तरीन बर्गर, लेकिन जूतों की कीमतें जब ज़्यादा होती हैं तो मुझे अरसे से लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोई ब्रांडेड, हाई ब्रांडेड जूतियाँ, या ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ साहबा की जूतियाँ बड़ी डिस्कस होती हैं कि वो पता नहीं कितने लाखों की है, लेकिन इस सैंडल की कीमत सुनकर तमाम के तमाम सारिफीन जो है वो दंग रह जाएंगे। जी, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो अच्छी खासी ज़्यादा है ख़वातीन के लिए, लेकिन अच्छी खबर है कि इस तस्वीर में दिखाई गई सैंडलों की जो जोड़ी है वो आप भी खरीद सकते हैं, बस ये कि अगर आपके पास, अब वो जो कीमत है ये अच्छी खबर तो नहीं है खैर, लेकिन अगर लग रहा है कि $2.36 लाख यानी कि 3.86 अरब पाकिस्तानी रुपए अगर मौजूद हैं तो ये आप भी खरीद सकते हैं। तो मरीम नवाज की जो सैंडल या जूते की कीमत पीछे रह गई है, 9 लाख 10 लाख वो पीछे रह गई। आप सोचें, पाकिस्तानी 3 अरब 86 लाख जो है, मतलब, लेकिन वो बनते तो $2.36 है ना, मतलब डॉलर्स में तो वो करोड़ में। जी, सोने की तार लगी है, सोने की पतरी लगी हुई है इन सैंडल्स के ऊपर, और उस पर छोटे छोटे हीरे, डायमंड्स जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, और दुनिया की महंगी तरीन सैंडल इसे करार दिया गया है। और मशहूर ज़माना फैशन ज्वेलर्स ने मिलकर ये तैयार की है जादाद दुबई, और अक्सर हम देखते हैं कि वो चाहे महंगी तरीन बिरयानी हो या मोस्टली वो दुबई को ना बैक करती है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, बिरयानी भी अक्सर वहीं पर और सबसे महंगी जूती भी वहीं पर है, और इसका नाम है पैशन डायमंड शूज। पैशन डायमंड शूज़ हैं जो कि ये दुबई की शरीक बानी है, उनका कहना है कि एक ऐसी जोड़ी तैयारी में उनकी कंपनी को 9 महीने लगे हैं। तो फिर ठीक है, 9 महीने तो लगने, आपने जब छोटे छोटे डायमंड भी लगाने हैं, फिर आपने उसकी इतनी मैक्सिमम कीमत भी लेके जानी है, अरबों रुपए लोग, मतलब आप 3 अरब रुपए की अगर आप जूती बनाना चाहते हैं तो उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जो बनाई है तो वाकई रिकॉर्ड बन गया। जूती है, लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या
क्या ये किसी के साइज़ के पर्टिकुलर बनाई गई है? ये मॉडल ने पहनी क्यों नहीं हुई है? मतलब वो मॉडल भी कहती मैंने दुनिया की महंगी तरीन जूती पहनी है। पता नहीं, बस उन्होंने बना के रख दी है, जिसके पैर में ये पूरी आ गई उसकी शायद हो जाए। मुझे लगता है जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया होगा तब भी आई डोंट थिंक दे वुड wanna buy it, you never know, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ तो आगे बढ़े, इस चीज़ में टेंशन लेती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करते हैं कि इटली में वायलन की शक्ल की एक बोट है जिसे एक कश्ती तैयार की गई है आजमाइशी तौर पर वेनिस में। समुद्र का ये इसने सफ़र भी किया है, तो अब ये तैयार हो चुकी है। तो लेट्स सी इसका एक पर्टिकुलर शेप होती है ना बोट्स की और कश्तियों की, तो ये वायलन नुमा है जी, और उन अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए तैयार की गई है जो कोरोना वबा से इंतकाल कर गए हैं। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल दोज जो कोविड के साथ फाइट के दौरान इस दुनिया से चले गए या कोविड से साथ लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया। और कश्ती के सफ़र के दौरान एक खातून बाकायदा इस पर वायलिन बजाती रहीं, और इस कश्ती की तख्लीक आलमी वबा के दौरान एक आर्टिस्ट ने की, और ये वेनिस के बड़े ही मशहूर आर्टिस्ट हैं और वेनिस डेवलपमेंट कंसोर्शियम के ताउन से तैयार की गई। बिल्कुल, तो चूँकि आप जिक्र कर रही हैं कि ये कोरोना में जो लोग इंतकाल कर गए उनको डेडिकेट करने के लिए, तो चूँकि कोरोना में यूरोप भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। वहीं पर अगर हम खुसूसन अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सूरत हाल जो है खासी परेशान कन है डेल्टा वेरिएंट की वजह से, और काफ़ी अरसे बाद 100 क्रॉस किया जी डेथ्स में। पाकिस्तान में 102 जाने कल चली गई हैं 24 आवर्स में, और एक दिन में 4934 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, यानी कि बिल्कुल 5000 के करीब। पॉजिटिव रेशो भी 8.3 है, यानी कि 8+ एक दफ़ा फिर से हो गई है। ये बड़ी परेशानी की बात है। बिल्कुल, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं जी, वैक्सीन का नंबर भी सामने आ रहा है, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई भी है तो कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल आपने नहीं छोड़ना है, गैदरिंग वाली जगह को अवॉइड करें। दैट्स द ओनली वे अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी जैसे ही आप SOPs फॉलो करेंगे सिर्फ आपको नहीं बचाएगी, आपके इर्द गिर्द के लोगों को जो है उससे बचाएंगे। आप कैरियर भी हो सकते हैं, आपको वायरस शायद इफेक्ट ना करे, लेकिन आप वो वायरस लेकर घर जा सकते हैं। घर में खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो इससे बहुत तेजी से मुतासर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन अगर लगवा ली तो आप सेफ नहीं 100%, तो आपने फिर भी एहतियात जारी रखनी। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो कहने हमने वैक्सीनेशन लगवाई है, हमें कोई मसला नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, आप एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको बचाती है लेकिन मुकम्मल महफूज नहीं रखती है। ये पॉइंट रखना माइंड में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान में वोटिंग सिस्टम। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है कि धांधली के हवाले से इल्ज़ाम जो लगते हैं इलेक्शन में वो ना हो, उसके लिए हुकूमत की तरफ से एक तजवीज़ दी गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जो कि बहुत से ममालिक में पहले प्रैक्टिस करा भी चुकी है, लेकिन अभी भी वो इस तरह से फुली एक्सेप्टेबल तमाम ममालिक में नहीं है। पाकिस्तान ने इसका शुरू किया है, उसके ऊपर भी अपोजिशन जो है अभी मुतफिक नहीं है, और लग रहा है कि ये ट्रायल तो हो गया है लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन खासी मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन हुकूमत काफ़ी फोकस्ड नज़र आ रही है कि ना सिर्फ इसको अप्रूव कराया जाए बल्कि इस मशीन को 2023 में इस्तेमाल भी किया जाए, वो चाहे इस्तेमाल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के लिए ही किया हो। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कल ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये जो वोटिंग मशीन है, ये हैक नहीं हो सकती। इंतखाबात में धांधली का बेहतरीन हल है। शोर जो मचाया जाता है धांधली का, वो नहीं होगा अगर ये मशीन एक्सेप्टेबल हो जाए। लेकिन उसके लिए है क्या कि तमाम पार्टीज़ को ऑन सेम पेज आना है। कुछ बातें मनवानी है, कुछ माननी है, लेकिन सिरे से ऑपोजिशन तो इस पर बात ही नहीं करना चाहती। वो कहती है ये एक और तरीका है सिस्टम हैक करने का, ये एक और तरीका है धांधली करने का। ट्रू, अब देखते हैं कि ऑपोजिशन पर क्या देखती है, लेकिन एनालिस्ट और जो तजियाकार हैं वो देख रहे हैं कि इस पर पाकिस्तान की कुछ बेहतरी भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके मसाइल भी साथ जुड़े हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम इस पर बात करेंगे कि ओवरऑल इस वक्त क्या सिचुएशन है। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, एंकर हैं इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, ये जो मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें बेहतरी के लिए इसका खासा किरदार हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में से पहले हुआ जो मैं उनकी इस बात को तस्लीम कर लूँ। कोई बात हुई हो पाकिस्तान में, अमल हुआ हो, तो मैं तस्लीम कर लूँ। किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने इसको इस्तेमाल किया हो
और उसके प्राइस पर डिबेट हुई हो जी, तब मैं उनके मौक़िफ़ की हिमायत कर सकता हूँ। सुनी सुनाई बातों पर तो मैं कैसे यकीन कर लूँ। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये मॉडल करने के लिए या इसको बाकायदा प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं अग्रीमेंट तो होना चाहिए। ऑपोजिशन तो बात ही नहीं कर रही है, इसके ऊपर आ ही नहीं रही है। एडवांसमेंट होनी चाहिए टेक्नोलॉजिकली, नहीं? बिल्कुल एडवांसमेंट होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में। वोटर लिस्टें जो है ना, पहले जो अदारा बनाता था उसी को बनानी चाहिए। अगर आप एक अदारे से वोटर लिस्टों को उठा के दूसरों को दे देंगे तो शक तो आप खुद पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है। जी, इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम चीज़ों का पर अमल करना और करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जी, जी, अगर आप उसकी जिम्मेदारियों में से कुछ चीज़ों को उससे लेके किसी और को देंगे तो शक तो आप खुद ही पैदा कर रहे हैं। ईवीएम की तो बात बाद में आएगी ना। जी, बिल्कुल सही। इसमें कि आप बात मेरी सुनिए। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं हम उनको वोट का हक देना चाहते हैं, जरूर दीजिए। सवाल है उनका डाटा क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है या नादरा के पास है? और क्या ये अपोजिशन जो रो रही है कि नादरा ने अभी से उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर काम करना शुरू कर दिया है। ये जो इल्ज़ाम है अपोजिशन का, क्या इसका जवाब दिया है हुकूमत के किसी भी शख्स ने? आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप अपना जाके वोट रजिस्टर्ड करवाते हैं। जी, फिर आप जब वोट रजिस्टर कराते हैं तो फिर उस वोट एक शक्ल अख्तियार करता है, आपकी तस्वीर लगती है, आपको पता लगता है कि आपने किस जगह पर जाके वोट डालना है। यहाँ से स्टार्ट होता है। जी, अब ये जो कहा जा रहा है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक बिल्कुल दीजिए, लेकिन उसके साथ ही जो एक अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है मुहैया तौर पे कि जी पहले से काम होना शुरू हो गया कि जो काम नादरा कर रहा है उसके पास लिस्ट है पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों की, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी किस मुल्क में रहता है और कब रहता है। जी, 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 अगर ऐसा इलेक्शन करना है तो मैं नहीं समझता उस इलेक्शन को कोई भी तस्लीम करेगा। पहली बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब से ईवीएम का ये शोर इन्होंने मचाया हुआ है, 2 इलेक्शन हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ और पिछले दिनों कश्मीर में इलेक्शन हुआ। आप इस्तेमाल कर लेते उस वहाँ पे, ताकि जो भी इसकी शिकायत थी, जो भी इसकी अच्छाई है बुराई थी, चलो छोटी सतह पर सामने तो आ जाती। अब मुझे बुला के यहाँ प्राइम मिनिस्टर को बुला के यहाँ शिबली फराज साहब कुछ और दोस्तों को बुला के एक मशीन पर इधर से कार्ड डाल रहे हैं, उधर से पर्चे निकाल के दिखा रहे हैं, ये तो नहीं होता ना। सही बात। करोड़ों लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कर लिया जाता, काफ़ी एनालिस्ट ये भी बात कर रहे हैं कि 1980 में भारत में इंट्रोड्यूस कराया था, 30 साल लग गए। भारत ने इसको स्लोली इंट्रोड्यूस कराया, बहुत से ममालिक में इसको पाबंदी लगा दी गई है, इसको एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं मिली है। आपको नहीं लग रहा कि ये डायलॉग की तरफ बात तो एटलीस्ट जाए? यहाँ पर तो बिल्कुल ना है और उसके बाद कह रहे हैं कि जी इम्पोज करना ही करना है, मतलब डायलॉग भी इस पर नहीं हो पा रहा। इस पर डायलॉग इसलिए नहीं हो पा रहा मोहतरम, जिस दिन कौमी असम्बली के अंदर इस बिल को पेश किया गया था, जिस तरह किताबें चली थी, गलबन आपने वो मंजर पर देखा नहीं। मेरा ख्याल है आप उस दिन टीवी को देख नहीं रहे। इतनी ज्यादा क्लॉजेस जो चेंज की गई, जो इलेक्शन में के रूल्स में तरमीम की गई और जिस अंदाज से की गई और जिस तरीके से स्पीकर ने उस पर आईज और नोज करवाए, वो तारीख का हिस्सा हैं और वो फिल्म बंद है। उससे अंदाजा होता है कि हुकूमत कितनी संजीदा है। अगर हुकूमत संजीदा होती तो वो चैलेंज करती वहीं पे कि जी ठीक है, हम हर क्लॉज पे डिबेट करने को तैयार हैं। ऐसा नहीं हुआ, कम से कम मैंने ऐसा नहीं होते देखा। जब आपकी हरकत ऐसी हो तो मैं नीयत पर तो आपकी शक नहीं करता, आपकी हरकत की बिना पे मुझे ये शक पड़ता है कि आप जल्दी में हैं, आप कुछ चीज छुपा रहे हैं। आज जो आप ताना मार रहे हैं कि अपोजिशन नहीं आ रही, अपोजिशन एक दफा आई थी आपसे बात करने के लिए। आपने कहा कि ये नैब के ऑर्डिनेंस में जो तरमीम दे रहे हैं ये तरमीम नहीं है, ये एनआरओ मांग रहे हैं। भाई, जब आप मेरे सामने कानून पेश करोगे और मैं बतौर अपोजिशन उसमें तरमीम पेश करूंगा तो आप उसको एक्सप्लॉइट करो, तो ये भी कोई जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं है। सही।
मैं पूछता हूँ कि उस दिन कौन सी ऐसी जल्दी थी जिस दिन ये कानून बिल मंजूर किया गया असेंबली के अंदर, और जिस तेजी से किया गया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप जाइए अपनी लाइब्रेरी में और जाके उस दिन की प्रोसीडिंग को देखें। क्लास नंबर 1 फलाना पेश कर रहा है, आइज हैव इट नेक्स्ट, क्लास नंबर 2। ऐसे नहीं कानून साजी होती, ऐसी कानून साजी में शक पैदा होता है। आज जो बातें कर रहे हैं ना कि वो मान नहीं रहे, उस दिन अगर वो इजलास 10 दिन चल जाता, वो इजलास 1 महीना चल जाता जी। अगर ये इतनी अच्छी तरमीम है जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर सकता है, जिससे पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात में उंगली नहीं उठ सकती जी। तो उस पर डिबेट करते वक्त क्या जल्दी थी? बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जवाब दें, पहले इसका तो जवाब दें, दोबारा दावत दें आप अपोजिशन को कि जी ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट, क्लास टू क्लास डिबेट करने को तैयार हैं। साहब यार वोट उनके पास ज्यादा है जी। जब वोटिंग में जाएगी बात तो जीतेंगे वो, लेकिन दुनिया को तो पता लग जाएगा ना बिल्कुल सही। अपोजिशन को किस किस चीज के ऊपर क्या क्या एतराज था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और गवर्नमेंट ने उस एतराज को दूर करने के लिए कुछ किया या नहीं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ओपन फॉर डिबेट होना चाहिए, लेकिन इफ्तिखार साहब 3 सालों में जितने ऑर्डिनेंस ये हुकूमत लाई है, क्या उससे वाज़ह नहीं होता कि वो ओपन फॉर डिबेट करना ही नहीं चाहिए? वो तो बिल भी नहीं लाना चाहते, ऑर्डिनेंस के जरिए काम चला के उसके बाद बिल बनवा लिया। ये सिलसिला तो काफ़ी अरसे से चल ही रहा है, 3 साल से तो मुसलसल। अभी जो कल ऑर्डिनेंस आया, इलेक्शन एक्ट 2017 की दफात में तरामीम की गई, और ये जो EVM का हम जिक्र कर रहे हैं, ये ओवरसीज़ के लिए वो अहल हो जाएंगे, वोट कास्ट कर सकेंगे इस पर। तो ये भी ऑर्डिनेंस है, किससे पूछा, किसने पूछा, कुछ नहीं पता, बस आया और साइन कर दिया। इस ऑर्डिनेंस को उन्होंने बिल की शक्ल दे दी है ना, उस दिन जो डिबेट हुई इस ऑर्डिनेंस को ही शक्ल दी ना डिबेट। लेकिन इफ्तिखार साहब, ओपन फॉर डिबेट इन असेंबली, और बजाय इसके कि पहले ऑर्डर आ जाए उसके बाद बिल की शक्ल दी जाए। मैं यही कह रहा हूँ, देखें हुकूमत को हक है कानून साजी का विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर है जी। ये हक है, लेकिन ये हक अपोजिशन का है कि उससे तनकीद करे। जब अपोजिशन ने तनकीद बिल में की, मुझे अच्छी तरह पता है, तो कहा गया ये 5 वजीरों ने नारा मारा कि ये एनआरओ मांग रहे। बिल्कुल सही कह। अच्छा सुने, अब मैं कहता हूँ, और जिस तरह ये बयानबाजी कर रहे हैं, अब दोबारा डिबेट कर रहे हैं, कौन सा ऐसा खौफनाक अमल हो गया? अभी 2 साल पड़े हैं ना इलेक्शन में, आप दोबारा डिबेट कर लें। अच्छा आप डिबेट कर लें, आप लोगों को इन्वॉल्व करें, आप इसको मुश्तर कर दें अखबारों में क्योंकि हम पहला कानून ये है, हमने ये कानून किया, हमारा ख्याल है इसका ये बेटी होगी, अखबारों में मुश्तर करें। हमें इजाजत दें अपना तमाम मुल्क के अंदर चारों सूबों के जो अपने हेडक्वार्टर है वहाँ पर डिबेट करवाएं जी। ऐसे नहीं है कि आप हर वक्त ही अपोजिशन को बुरा कहते रहें। देखें जो बातें मैं और आप कर रहे हैं, अब इतनी खौफनाक बातें कर रहे हैं कि आपको और मुझको 25 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। कैसे? कैसे? कमाल है। ये जो नया कानून आज या कल में मीडिया कमीशन वाला मीडिया अथॉरिटी बिल जो बात कर रहे हैं, 25 करोड़ रुपए। तो फिर तो मुझे तो मुंह पे टेप लगा लेनी चाहिए इफ्तिखार साहब, मेरे पास तो 25 करोड़ नहीं है देने के लिए। नहीं, और देखें उसमें वजह क्या बयान की जा रही है। नहीं, हद है, हर कानून के अंदर एक रीजनिंग दी जाती है, ये असूल है, लॉ का असूल है। जी जी जी। रीजनिंग ये दी जा रही है कि जनाब वाला हत्या के इज्जत के मुकदमात जो है ना, वो सिविल कोर्ट्स नाकाम हो गई हैं। ये अदालतें किसी की इज्जत को का तफल नहीं कर सकती। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर हुकूमत खुद अपनी सिविल कोर्ट्स के बारे में इस किस्म की बयानबाजी करती हो, वो क्या कर रही है? सही कह रहे हैं। वो अदालतों पर से लोगों का एतमाद खत्म कर रही है या नहीं कर रही? बिल्कुल। माने ये उस बिल में ये उस बिल का जवाब है, जवाब के तौर पे इस फिक्रे को पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब 25 करोड़ रुपए तक सजा हो जाएगी। 25 करोड़ रुपए मालकान के पास ही होगा तो कोई दे सकेंगे, हम तो नहीं दे सकेंगे। किसी को बदनाम करने इफ्तिखार साहब 25 रुपए की टेप लेके मुंह पे लगा लेंगे, 25 करोड़ नहीं दे सकेंगे। मालिकान को आराम से बच्चे आराम से सुनो सी ना। किसी को बदनाम करने, शोहरत को नुकसान पहुंचाने, इल्जाम तराशी और 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता। अच्छा अब किसी को बदनाम करना है, मतलब मैं कहता हूँ कि एक वजीर अच्छा वजीर नहीं है, वो डैश डैश है। अब मुझे इस पर 25 करोड़ रुपए की सजा हो सकती। अब वो कहते हैं कि आप किसी वजीर की बुराई पर उंगली भी न उठाएं।
लेकिन इफ्तिखार साहब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है जो कि बात की जाती है कि देखें, आप इल्ज़ाम लगा देना और उसके बाद उसका प्रूफ ना हो तो फिर तो डेफेमेशन लॉज आ जाते हैं ना। ये तो है कि अगर आप डेफेमेशन, आप समझ नहीं रहे, जब डेफेमेशन लॉ मुल्क में मौजूद है तो फिर इस खौफनाक कानून की जरूरत है यार। आप समझ, क्योंकि सर वो 14 साल उसका रिजल्ट ही नहीं आता है, वो नहीं आ रहा ना। गुड शाबाश, आप भी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं जो वो उन्होंने आपको समझाई है। अगर नहीं आ रहा ना तो उन कवानीन में बेहतरी करें। डेफेमेशन लॉज जो मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर और जो सिविल कोर्ट के पास अख्तियारात हैं उनमें तरमीम करें, उनमें इजाफा करें, उस पर डिबेट करवाएं। बिल्कुल ठीक है, मतलब हर चीज़ अपने हाथ में ले लेते हैं, इदारों को मजबूत नहीं करते। ये तो बहुत बड़ी खामी है ही इस हुकूमत की। लेकिन इफ्तिखार साहब, अब ये जो मीडिया अथॉरिटी बदला रही है गवर्नमेंट, इसको मुस्तरद तो कर दिया मीडिया तंजीमों ने, आप मैं सब लोग मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? गवर्नमेंट जो करना चाहती है पिछले 3 साल से हो वो ही रहा है। सो अगर ये बिल आ गया तो मीडिया और आज़ादी सहाफ़त के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। कंट्रोल करना चाह रहे हैं तमाम मीडिया आउटलेट्स को। अब देखें, जो मैं फिक्र कहने लगा हूँ, अल्लाह ना करे अभी तो खैर ये बिल पास नहीं हुआ, आज या कल पेश करेंगे, ये आइंदा इलेक्शन को पहले से ही हैक करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अगले 2 साल में इनकी कारकर्दगी पर तनकीद हो, इनकी कारकर्दगी ज़ेर बहस आए, इनकी कारकर्दगी एक्सपोज हो। इसीलिए इनको ये शक है कि पाकिस्तान में इनका वोट बैंक कम हो गया, इसीलिए कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनके वोट बैंक पर भी इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, और इसीलिए ये EVM भी इनके लिए लाना चाहते हैं, इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली आप पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे सबूत क्या है, मुझे सबूत देने के लिए तो मुझे फिर करना पड़ेगा। सोल्यूशन बता दीजिए आपकी समझ में क्या आ रहा है? सोल्यूशन बता दीजिए आपकी समझ में क्या आ रहा है, कैसे इसको रोका जाए? सोल्यूशन ये है मेरे दोस्त कि आपकी पहली बात है कि कल मैं एक वो सुना था इंटरव्यू बहुत बड़े आलम फाजल का, तो उसने कहा कि मैं तो किसी को बुरा नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ मैं अल्लाह के साथ हूँ। तो मैं भी किसी को बुरा नहीं कहता, मैं भी कहता हूँ अल्लाह ताला इन सबको नेकी की हिदायत दे। अल्लाह ताला आमीन आमीन। अल्लाह ताला इन सब के दिलों में खौफ डाल दे। अल्लाह ताला इनके दिलों में गुर्बत के खात्मे के लिए भी आमीन आमीन। इफ्तिखार साहब, बात आपकी समझ आ गई, सोल्यूशन भी समझ आ गया कि बस अब दुआ ही है और अल्लाह ताला ही आखिरी सहारा है जो आपको बचा सकता है इस मुल्क के जो हालात जिस सिमत में जा रहे हैं। इफ्तिखार साहब का बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई है हमारी मीडिया अथॉरिटी बिल के हवाले से और EVM के ऊपर कि इस वक्त जल्दी ना की जाए, तमाम मुल्क को इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आया जाए। अगर ये अच्छा है तो सब इस पर मुतफिक होंगे तो ऑब्वियसली सब इसका साथ भी देंगे, लेकिन अगर ऐसा है कि आप इसको इन्फोर्स किया जाए, पुश करें, तो ये किसी के लिए काबिल कबूल और आपकी अपनी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान लग जाता है। बहरहाल जी, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस हैं। एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान जो है अभी भी खुद कफील नहीं है, पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती है, फ्यूल करना पड़ता है, गैस के ऊपर हम रिलाई नहीं कर पाते हैं। ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की बात की जाती है तो उस पर भी पाकिस्तान ने बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आवाम को उसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इसी में ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी जो है उस पर बहुत काम किया जाना अभी बाकी है, और ये ऐसा सेक्टर है अगर इस पर मज़ीद काम किया जाए तो पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है वो दूर हो सकता है। बिल्कुल, बहुत हद तक दूर हो सकता है और बहुत से इनिशिएटिव इस हुकूमत ने लिए भी हैं जिससे ये नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले साल जो हैं वो रोशन हो सकते हैं। चूँकि जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे सस्ती तरीन 100 मेगावाट सोलर एनर्जी का मंसूबा जो शुरू हुआ है, अभी उसका आगाज़ किया है, उससे एक तो रोज़गार के मौके बहुत पैदा होंगे, सस्ती बिजली फराहम की जाएगी, सबसे बड़ी फाइनेंसिंग कहा जा रहा है कि ये पावर प्लांट और सोलर ऑल्टरनेट ज़राए में होगी। तो कैसे इसको मैनेज किया जा रहा है, और फिर एक और बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एनर्जी सेक्टर और डिपार्टमेंट के ऊपर, वो अवेयरनेस फैलाना है ताकि लोगों को इस हवाले से ना सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए बल्कि इनफ प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं कि वो रिलायबल हों और लोग उस पर ट्रस्ट करके अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने सोर्सेज को कन्वर्ट कर लें। तो इस पर हम बात करेंगे। मिनिस्टर एनर्जी पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट जिस मंसूबे का ये आगाज़ हुआ, 100 मेगावाट एनर्जी, सोलर एनर्जी।
डिबेट काफी सालों से चली जा रही है कि सूरज हमारे पास ठीक ठाक है, हाँ। उसको यूज किया जा सकता है, सो अब इनिशिएट कर लिया गया इस प्रोजेक्ट का, थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया आपने। देखें, जब हमारी ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी जी। तो एक नए पाकिस्तान का विज़न था इमरान खान साहब का, तो हमने उसको आगे बढ़ाते हुए नया पंजाब का हमने विज़न लॉन्च करवाया था। तो और आते ही हमने इसको सूबे को सोलर सूबा डिक्लेयर किया था। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो हमारी पॉलिसी शिफ्ट हुई कि जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर प्रोजेक्ट लगते थे, जो मुल्क और कौम पर बर्डन थे और जो तबाही और बर्बादी हमारी एनर्जी सेक्टर की, हाँ IPPs की वजह से जो तबाही और बर्बादी और इंडस्ट्री और सारे लोग इफ़ेक्ट हुए, तो उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है। तो सोलर पर जो पूरा था हमने चेंज किया। बाकी जो इंडिजिनस रिसोर्सेज अपने मुल्क के अंदर हैं, जैसे मिनी हाइडल है, कोई हाइब्रिड हमारे सोलर और बायोगैस के प्रोजेक्ट से, उनकी तरफ हमने मूव करना शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसे आप बता रही हैं कि सबसे जो लोएस्ट पाकिस्तान की तारीख में टैरिफ जो दिलवाया गया है वो 3.7 सेंट से 100 मेगावाट का जो लिया में अब सोलर पावर प्लांट इंशाल्लाह इसी साल फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करें तो जो साबका हुकूमतों में हुए थे, कोई 17 सेंट पे हुआ था, कोई 14.1 सेंट पे हुआ था, कि सेम यही मॉडल डॉलर की प्राइसेस क्या थी और यही चीज़ थी, और 14.1 सेंट पर वो करवाया गया था। तो हमने वो 3.7 सेंट पे किया और इंशाल्लाह इससे अब नीचे आएगा। अभी सोलर पे हमने कोई 11,000 स्कूल जो प्राइमरी स्कूल थे हम वो शिफ्ट कर चुके हैं। इसके अलावा 45 स्कूल इस दफ़ा और भी शिफ्ट हो जाएंगे। और जो हमारे जो इदारे हैं, इसके यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी एस्को मॉडल पर, हम वो शिफ्ट कर रहे हैं। वो उसमें सबसे मज़े की बात यह है कि उसमें ना गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, ना ही यूनिवर्सिटीज़ का पैसा लग रहा है। और एनर्जी सर्विस कंपनीज़ को हमने इनवाइट किया है, उन्होंने आकर यूनिवर्सिटी की छतें इस्तेमाल की हैं और वहाँ पर ये पावर प्लांट्स लगा कर दे रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है, कोई 26 से जो 28 रुपये यूनिट वापडा से वो ले रहे थे यूनिवर्सिटीज़, वो अब इनको 8 से 10 रुपये में पड़ रहा है। हमारा एक जो अभी पायलट प्रोजेक्ट था UET में, हमने 1 मेगावाट का लगाया था। तो उसमें आप देखें कि एक साल में 1.25 करोड़ की बिजली के मद में बचत हुई है उनकी एक साल में। हमने DHQ कोई 9 के करीब इस साल। आप जिस तरह ये बता रहे हैं, ये डिटेल्स हैं कि ये यहाँ पर लगा और इससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान ने जो टारगेट सेट किए हुए थे, पंजाब गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किए थे, वो अचीव नहीं उस तरह से हो पा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि कहा जाता है कि ये थोड़ा महंगा है, इस पर इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं होती है। जो आपको देखें, यूनिवर्सिटी भी नहीं लगा रही है, आप खुद भी नहीं कर रहे हैं, कंपनीज आ गई तो उन्होंने कर लिया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है। इसको ड्यूटीज़ वाइज इसके साथ मैकेनिज्म ऐसा बनाना पड़ेगा कि कंपनीज या फिर जो इदारे खुद लगाएं अपना सोलर सेक्टर सिस्टम और ये मसला हल हो जाए। देखिए, असल में जो सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ ना, कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हुआ था इस पे, क्योंकि जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल मार्केट में अवेलेबल था और जिन लोगों ने शुरू में इन्वेस्टमेंट की, उनका वो उस तरह से उनका रिजल्ट नहीं आया। जो अब हमने चीज़ें सही करनी शुरू कर दी हैं, तो अब लोग धड़ाधड़, हमारी 23 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन हो चुके हैं। 43 हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब में। तो अगर ये हो जाती हैं 23 इस साल, हमारी कोई 10-12 के करीब उसमें हमारे ये फंक्शनल हो जाएंगे ये यूनिट। टेंडरिंग प्रोसेस में है, कोई काम वहाँ पर ऑन ग्राउंड जारी है। हमारा ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2.5 मेगावाट का हमारा तकरीबन वो तैयार है, अगले महीने हम उसका इफ्तिताह करने लगे हैं। तो इस तरह की जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब लोगों ने भी इसकी तरफ आना शुरू कर दिया। और जो अभी 1.5 साल से जो इशू आ रहा था, वो आ रहा था इसका कोविड की वजह से, क्योंकि मैं खुद चाइना गया था, तो हमने वहाँ पर लोगों को मोटिवेट करके यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, क्योंकि यहाँ पे तो अब डिमांड बहुत ही बढ़ती जा रही है और प्राइसेस जो बिजली की हैं वो अनअफोर्डेबल हैं। आप देखेंगे कि हमारी जो एक मैंने DHQ की मैं मिसाल देता हूँ, हमारा 333 किलोवाट का एक यूनिट हमने DHQ DG खां में लगाया था। उसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई थी तो 2 करोड़ के करीब, 2 करोड़ कुछ लाख पे हुई थी। तो उसमें एक साल की जो बचत हुई है वो 87 लाख की बचत हुई है बिजली के मद में। अब 2 साल में उसके पैसे वापस आ जाते हैं और अगले जो 23 साल हैं वो फ्री ऑफ कास्ट चलता है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं
हमारे 2400 बेसिक हेल्थ यूनिट हम इंशाल्लाह इस साल हम उनको मुकम्मल कर लेंगे साहब। पंजाब, पूरे पंजाब के। जी, जी। और 36 के 36 हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इस दफा मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, ये बड़ी अच्छा विजन है इन अ लॉन्गर रन के। और जो पंजाब हमारे जो गवर्नमेंट को भी वेलफेयर पैसा के बचेगा। इदारे हैं उनको भी इंशाल्लाह, जैसे दारुल अमान है, सोशल प्रोटेक्शन उनको भी आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब दरबार्स जी, हैं, जी, जी। जेलें हैं, कमिश्नर ऑफिस हैं। आप देखेंगे इस दफ़ा हमने कार्डियोलॉजी अस्पताल 2 हमने करने हैं, ये फैसलाबाद वाला है, एक हमारा मुल्तान वाला है, ये भी उस पे हो जाएंगे। निश्तर मेडिकल कॉलेज है हमारे। बिल्कुल सही इसके डॉक्टर साहब, 2 multiple प्रायोरिटीज projects हैं। रखी गई हैं। एक साइड जी। पर हेल्थ सेक्टर है, एक साइड पर एजुकेशन सेक्टर है, जिस पर एनर्जी डिपार्टमेंट फोकस कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, पैसे भी बचेंगे बिल की मद में, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज भी खत्म करती जा रही है, यूनिट भी महंगा हो गया, अभी फिर खबर आ रही थी कि मजीद महंगा हो जाएगा। एक आम सारिफ भी अवेल करना चाहता है ये अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये करना चाहूँ, 10 से 15 लाख का खर्चा आता है, इस तरफ फोकस क्यों नहीं किया जा रहा था कि बैंक्स को इन्वॉल्व किया जाए या फाइनेंसेस को इन्वॉल्व किया जाए जो इजी लोन्स दे सकें, ताकि लोग इस चीज़ के ऊपर इंक्लाइन हो, लोड शेडिंग से भी बच सकें, बिजली भी कमा सके और लोगों का भी फायदा हो। ये है लॉन्गर रन प्लान जिस पे आम आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। क्या इसके ऊपर काम हो रहा है? देखिए, मैंने डोमेस्टिक सोलर सोल्यूशन की तरफ से हमारी एक पॉलिसी बन रही है जी। कि हमारा डिपार्टमेंट लोगों को फैसिलिटेट करेगा। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने करनी है। हमारे जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर्स हैं, नेट मीटरिंग के लिए हर डिस्को में एक बंदा प्रॉपर वहाँ पर बैठेगा, फ्रंट डेस्क होगा, जो जाता है और जाके नेट मीटरिंग भी करना चाहता है तो मेरा डिपार्टमेंट उसको फैसिलिटेट करता भी है और मज़ीद उसको हम इफेक्टिव कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों को मुख्तलिफ बैंक्स अब उन्होंने इस पे जो रिन्यूएबल एनर्जी पर लोन देने शुरू कर दी है। पहले इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते थे, बैंक्स भी नहीं देते थे। इसलिए नहीं देते थे कि उनके अपने मोटिव्स थे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक मैंडेटरी शर्त है कि कुछ परसेंट लोन जो है 2% उन्होंने उस पर रिन्यूएबल एनर्जी पे देना है। दुनिया क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर जा रही है तो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने की अशद ज़रूरत है। और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है डॉक्टर साहब, इसके अलावा सस्ती भी होती है, बजट फ्रेंडली सबसे बड़ा पॉइंट है। तो ये तमाम इश्यूज हैं जो कि केटर करने चाहिए थे बहुत पहले, लेकिन उसमें थोड़ा डिले भी हुआ है। इसमें हमने मजीद बात करनी है कि अब एक आम सारिफ है, जब वो लगवाने के लिए जाता है तो बहुत से सवाल उसके माइंड में होते हैं कि किस तरह से लगवाए, कहाँ पर लगवाए, और फिर जिनसे लगवाना है क्या वो भी रिलायबल हैं। अक्सर ये बात भी की जाती है कि जी बैटरी चलती नहीं है, फिर उसके ऊपर खर्चे होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे इन सवालों के जवाब लेंगे, क्योंकि मेगा ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के ऊपर काम हो रहा है और जैसे यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े आलात उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक घर तो शिफ्ट हो ही सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम डॉक्टर साहब से लेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, सोलर पर क्या काम हो रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर अख्तर मलिक साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर एनर्जी पंजाब हैं। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान में जो इस पर काम हो रहा है तो डोमेस्टिकली इस पर क्या काम हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट तो काम कर रही है कि गवर्नमेंट का खर्चा थोड़ा कम हो सोलर पर, इसलिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि डोमेस्टिक जो यूज़र्स हैं वो भी खासे परेशान है कि अगर वो लगवाना चाहते हैं, सोलर सिस्टम पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने अब तक? देखें जी, जो हम डोमेस्टिक सोलर सोल्यूशन हमारा डिपार्टमेंट दे रहा है, तो वो मैंने आपको बताया ना कि बैंक्स को भी और हमारी जो डिस्कोज़ हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर ला कर ना एक वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं आम पब्लिक को। मेरा इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर वहाँ पे रेगुलर बैठेगा या कोई भी हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट का बंदा हर डिस्को के दफ्तर में होगा। ये इंशाल्लाह विद इन अ मंथ इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। बैंक्स को भी हम कह रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें, जहाँ पे जिन जिन लोगों को मसला आ रहा है तो वो इंशाल्लाह वो भी हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो मैं कह रहा था ना कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा था, हमारा एक इदारा बना है सिराड, ये यूईटी के अंडर है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट होती है इस पर सारी। हमारे पास एक मोबाइल वैन है, अगर किसी ने वो सोलर प्लेट्स चेक करवानी है तो हमारी वैन वहाँ पे चली जाएगी। 50 रुपए पर प्लेट के वो लेते हैं और चेक करके बताएंगे कि ये आया स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं, इसकी एफिशिएंसी पूरी है कि नहीं। और दूसरा जो हमारी वहाँ पे जो एसी टेस्टिंग लैब है
हम एसीओ को एसीज जो है ना उनको देखते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट हैं, ये बिजली ज़्यादा तो नहीं लेते। हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी चेक होती हैं। उसके अलावा वहाँ पर बड़े अब कोर्सेज शुरू हो गए हैं। इसको हमने प्रमोट करने के लिए कि टेक्निकल लोगों की यहाँ पर बेसिकली कमी थी, सोलर पे जो चीज़ें समझते थे। मैंने इस दफ़ा एडीपी में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स मैंने रखवाए हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क भी होगा। एक हम साउथ में भी रखवा रहे हैं और सिराड यहाँ पर है, तो उसमें कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। लोग टेक्निकल लोग भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे और इसको इंशाल्लाह हम प्रमोट भी करने लगे हैं। तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा था कि हमारा जो हाइब्रिड सोलर और बायोगैस के 2 प्रोजेक्ट्स समुंदरी और विहाड़ी तैयार हो चुके हैं, तो हम उनको भी रेप्लिकेट करेंगे ताकि जो देहातों में हमें मटेरियल मिलता है तो उनको भी हम प्रॉपर यूज़ कर सकें। बिल्कुल ठीक। हमारे जो एनर्जी डिपार्टमेंट में मिनी हाइडल के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो 9 के करीब हम टेंडर कर चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएंगे। और ये वो कंपनी है जो 13 साल बाद हमने प्रॉफिटेबल की है। एक और चीज़ मैं आपकी वसातत से कौम को बताना चाहता हूँ कि एक हमारा RLNG प्रोजेक्ट है जो पिछली हुकूमत ने बिल्कुल ऐसे अनअटेंडेड छोड़ कर चले गए थे, इक्विटी वगैरह पैसे शैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो ने दे दू के चले गए। उसको हमने इंशाल्लाह नवंबर में वो हमारा सिस्टम में शामिल हो जाएगा। 1263 मेगावाट का है। इस दफ़ा आप देखें कि बाकी उस पे जो फॉसल फ्यूल पर चलते हैं जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, तो RLNG अब भी उस पर सस्ती पड़ रही है उनकी एज़ कम्पेयर टू ये जो डीजल और इन चीज़ों पे चलते हैं। तो हमने वो प्रोजेक्ट ऑनलाइन किया है। नवंबर में इंशाल्लाह उसका COD होने जा रहा है। 1263 मेगावाट ये सिस्टम में शामिल हो जाएगा। उसमें हमने 4 चीज़ों में फ़र्क डाला है। एक, पहले इन्होंने जो मुआहदे किए थे उन्होंने कहा था गैस लें ना लें आपको जो है ना पैसे देने पड़ेंगे। वो हमने किया कि जब लेंगे गैस जितनी लेंगे तब पैसे देंगे। ठीक है। 108 अरब की इन्वेस्टमेंट थी, 0% हमने सॉवरेन गारंटी दी है। और डॉलर्स में पेमेंट करने की बजाय हमने कहा कि रुपीस में पेमेंट करेंगे। ये सारी चीजें हमने काफी जो एक पैनी जो इस मुल्क और कौम की हम बचा सकते थे बचाने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, ये तो वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ इनिशिएट किए गए हैं, कुछ कंप्लीशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। सिराड टेस्टिंग लैब का जो आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगी कि ये जो लैब कायम की गई है इसमें आम सारिफ जाकर भी अपनी ये सर्विसेज हासिल कर सकता है, वो चाहे AC टेस्टिंग की हो या घर में किसी भी बड़ी अप्लायंस की टेस्टिंग की हो, क्योंकि इससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा कि अगर वो पर्टिकुलर जो भी चीज़ है, AC है, फ्रिज है, वो अगर अपनी एफिशिएंसी शो नहीं कर रहा तो बिजली का ज़या भी हो रहा है, उसको बिल भी ज़्यादा आ रहा है और सारिफ को समझ भी नहीं आ रही कि उसका बिल ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो हाउ डज इट वर्क, कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, ये बताएं लोगों। बिल्कुल, मैं आपको इस पे बताता हूँ। हमने 4 बड़े इदारों में रेट्रोफिटिंग की है। जो पुराने पंखे और लाइटें थी उनको चेंज करने से करोड़ों रुपए की बचत हो रही है जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उन 4 गवर्नमेंट के इदारों में। अब उसमें होता ये है कि जिसने भी चेक करवाना है, मैं अपने डिपार्टमेंट को कहूँगा उनका नंबर ये शेयर कर देंगे, ऑन एयर कर देंगे। जो भी बंदा जाना चाहता है वहाँ पे कॉल करेगा। हमारी मोबाइल वैन भी है, वो अगर लाहौर में कराना चाहता है तो ये काला शाह काकू हमारा सेंटर है, तो वहाँ पे वैन वहाँ पे आ जाएगी, मौके पे आ जाएगी। जितनी आपकी प्लेट्स हैं वो चेक करके बताएगी। एक और हम गवर्नमेंट के तौर पर हम करना चाह रहे हैं कि जो सब स्टैंडर्ड मटीरियल मुख्तलिफ अजला में पाया जाता है उनके खिलाफ DCs के साथ मिलकर क्रैक डाउन करने लगे हैं कि ऐसा सब स्टैंडर्ड मटीरियल यहाँ पर अवेलेबल ही ना हो जिसमें लोगों का पैसा ज़ाया हो। जो हमारी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं उनको हम इफेक्टिव करने लगे हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब करने से होंगी और इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि एनर्जी डिपार्टमेंट इसको ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं जो टारगेट सेट किए गए हैं वो पूरे भी हो जाएं और गवर्नमेंट जो है उस पर काम कर भी रही है। मजीद जो कमियाँ हैं वो दूर हों और जो डोमेस्टिकली यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर उनको भी जल्द से जल्द फ़ायदा हो। बिल्कुल सर, गुड लक फॉर दैट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी कंप्लीट होने हैं, लेकिन उनका इनॉग्रेशन हो चुका है, इनॉग्रेट हो चुके हैं वो प्रोजेक्ट्स। ये कंप्लीट हो यकीन जानिए ना सिर्फ आपका पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो बचेगा, बल्कि सिचुएशन क्लियर भी होगी और बेहतर भी होगी। सो आई रियली होप जिस ट्रैक पर ये हमें बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है ये कंप्लीट भी हो और इसका फ़ायदा हमें इन द एंड ऑफ द डे जरूर। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान का ही बड़ा अच्छा है कि अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर जाएंगे तो मजीद हमारे लिए एनर्जी सेक्टर में मजीद कामयाबी भी हासिल हो सकती है। इसके साथ ही आज के लिए वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।